जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करें आज के अपने करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला पर। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारी ये करंट अफेयर की श्रृंखला 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो गई थी। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करें आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर अपना भारतीय प्यारा तिरंगा। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन ए है देहरादून, आपका ऑप्शन बी है चंडीगढ़, आपका ऑप्शन सी है आइजोल, या आपका ऑप्शन डी है गंगटोक। तो साथियों, अभी हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है आइजोल में। एंड यू नो, आपको पता होगा, आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो साथियों, आइजोल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया था। थोड़ा जानेंगे पर्यटन मार्ट के विषय में, क्या है पर्यटन मार्ट और कहां पर आयोजित किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित किया गया साथियों? मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। मिजोरम में भी कहां पर? बल्कि आइजोल में। कहां पर साथियों? आइजोल में। आइजोल क्या है? आइजोल राजधानी है किसकी? मिजोरम की। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। ठीक है साथियों, तो मिजोरम के आइजोल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, बड़े खुश मिजाज व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, ये हैं जोरमथांगा। ये हैं जोरमथांगा। तो जो जोरमथांगा है वो है मिजोरम के सीएम। मिजोरम के सीएम कौन है साथियों? जोरमथांगा जी। कौन है? जोरमथांगा जी। कौन है साथियों? जोरमथांगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा जी। जोरमथांगा जी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट है वो आयोजित किया गया है आइजोल में। एंड आपको पता होगा, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है साथियों। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं जोरमथांगा जी। कौन? जोरमथांगा जी। कौन है? ये है मिजोरम के सीएम। मिजोरम के सीएम। बात चल रही है साथियों टूरिज्म की, तो आपको पता होगा इंटरनेशनल टूरिज्म डे। इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं साथियों? हम मनाते हैं 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। 27 सितंबर को हम मनाते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। जोरमथांगा जी। जोरमथांगा जी बड़े हंसते हुए लगते हैं ना, बड़ी खुश मिजाज व्यक्ति हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं इनकी। और सोनाक्षी सिन्हा का एक मूवी में डायलॉग है कि हंसता रहा कर, बड़ा प्यारा लगता है तू। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये जोरमथांगा जी। कौन है ये? जोरमथांगा जी। ये हैं सीएम। कहाँ के? मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम के। कौन है ये? सीएम मिजोरम के। क्या नाम है इनका? जोरमथांगा। जोरमथांगा जी। जोरमथांगा। ये है मिजोरम के सीएम। ठीक है, तो ये सोनाक्षी सिन्हा की बात को इन्होंने दिल पे ले लिया और ये हमेशा हंसते रहते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन लॉन्च किया है। डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण और उनको जागरूक बढ़ाने के लिए शक्ति डिजिटल शक्ति 4.0 यानी कि डिजिटल के क्षेत्र में, है ना, आधुनिक के क्षेत्र में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है श्रीमती बिमला बाथम, आपका ऑप्शन बी है श्रीमती अंजू चौधरी, आपका ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, या आपका ऑप्शन डी है लीना नायर। तो साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी। आपका ऑप्शन सी सही हो गया साथी। कौन? रेखा शर्मा जी। साइबर क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए, साइबर क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए महिला आयोग द्वारा एक डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन लॉन्च किया गया। कौन सा साथियों? डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति
4.0 मिशन लॉन्च किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन किस लिए, किसके क्षेत्र में, इंटरनेट वगैरह है ना, साइबर क्षेत्र में, साइबर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के मामले में जागरूक बढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, किस क्षेत्र में, साइबर क्षेत्र में, साइबर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला आयोग द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन, डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है साथियों, रेखा शर्मा जी। कौन है साथियों, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है 14 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 15 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 16 नवंबर, या आपका ऑप्शन डी है 17 नवंबर। तो साथियों जो राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 17 नवंबर को, वो मनाया गया है 17 नवंबर को। आपका ऑप्शन डी सही हो गया। 17 नवंबर को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय मृगी दिवस। आज है 19 नवंबर, तो आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेंगे और अन्य दिवसों के विषय में, और अन्य दिवसों के विषय में। राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 17 नवंबर को, ये मनाया गया है साथियों 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस, राष्ट्रीय मृगी दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाया हमने? 1 नवंबर को मनाया साथियों विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को क्या मनाया? सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को क्या मनाया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को क्या मनाया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 16 नवंबर को क्या मनाया? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर को क्या मना रहे हैं आज हम मना रहे हैं साथियों नेशनल मृगी डे, राष्ट्रीय मृगी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे, नेशनल एपिलेप्सी डे। कब मना रहे हैं हम? 17 नवंबर को। कब मना रहे हैं साथियों हम? 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन ए है 8वां, आपका ऑप्शन बी है 10वां, आपका ऑप्शन सी है 12वां, या आपका ऑप्शन डी है 14वां। तो साथियों अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, तो उसमें भारत को स्थान मिला है 8वां। इसमें कौन सा स्थान मिला है भारत को? 8वां। अपने भारत ने 2 रैंक सुधारा है, क्योंकि 2020 और 21 और 22 ये 2000 परिवर्तन सूचकांक 2023 है साथियों, एक साल पहले जारी हुआ है। ये 2023 है। कौन सा परिवर्तन सूचकांक है? ये 2023 है। इसको आप 2023 कर लीजिए। कौन सा परिवर्तन सूचकांक है साथियों? 2023। कौन सा है? 2023। इससे पहले 2022 जारी किया गया। ये कौन सा है साथियों? 2023। तो 2023 जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत ने रैंक प्राप्त करी है 8वीं। उसने कौन सी रैंक प्राप्त करी? भारत ने 8वीं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा जानेंगे हम ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के विषय में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के विषय में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के विषय में जानेंगे साथियों। इसको कौन जारी करता है? कौन सी संस्था जारी करती है? इसको संस्था जारी करती है जर्मन बाज का है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। 2 संस्था आपस में संयुक्त संस्था है, वो इसको जारी करती हैं। जर्मन बाज का न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है। किसको? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? जर्मन बाज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। साथियों ये 2023 में भी 2023 का 22 में जारी कर दिया गया है, और भारत ने 8वीं रैंक प्राप्त करी है साथी। कौन सी रैंक? 8वीं रैंक प्राप्त करी है 63 देशों में। 63 देशों में भारत ने
8वीं रैंक प्राप्त करी है, यानी कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में भारत जो है अपनी रैंक को, अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रहा है। पहले 3 रैंक में कोई नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के जो इंडेक्स हैं, जो मापक हैं, उन मापकों को कोई भी देश 3 रैंक तक पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से 3 स्थान खाली रह गए हैं। ठीक है साथियों, तो भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 8वीं रैंक 63 देशों में। जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग में भारत को बहुत अच्छा खासा स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। किसमें? जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में, यानी कि भारत जो है अपनी जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बहुत ही सटीक ढंग से कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणी में भारत को भी उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत बहुत ही अच्छे से अपनी सामंजस्य बिठा रहा है। चलिए साथियों, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 8, भारत की रैंक 8 किस में से? 63 देशों की सूची में से। किस में से? 63 देशों की सूची में से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में सुगम्य भारत अभियान ने अपने 7 वर्ष पूरे किए हैं। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है स्वच्छता, आपका ऑप्शन बी है दृष्टिहीन, आपका ऑप्शन सी है विकलांग, या आपका ऑप्शन डी है स्वयं सहायता समूह। तो साथियों, सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2022 में सुगम्य भारत अभियान ने अपने 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो सुगम्य भारत अभियान जो संबंधित है वो है विकलांग से, वो है विकलांग से। आपका ऑप्शन सी सही हो गया साथियों। कुछ हम पढ़ेंगे किसके विषय में? सुगम्य भारत अभियान के विषय में। सुगम्य भारत अभियान के विषय में हम पढ़ेंगे। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? विकलांगता से। किससे संबंधित है? विकलांगता से। विकलांगता से। अब विकलांगता के क्षेत्र में जो जो व्यक्ति विकलांग है उनको उनको बहुत सारे ऐसे साधन प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि वो अपनी विकलांगता को महसूस ना कर पाए, जिससे कि वो अपनी विकलांगता को महसूस ना कर पाए। उन्हें सरकार ने, भारतीय सरकार ने ऐसे ऐसे साधन दिए हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाया है जिससे कि वो अपने आप को एक सशक्त व्यक्ति, सशक्त मानव, सशक्त मनुष्य महसूस कर सके। तो भारतीय सरकार ने इसकी जो शुरुआत करी थी वो जून 2015 में करी थी, है ना साथियों? जून 2015 में किसकी शुरुआत करी थी? सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत। सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत। और सुगम्य भारत अभियान को 2022 में 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित होगा? आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं, जो लोगो बना हुआ है ये व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, है ना, विकलांग व्यक्ति हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया? सुगम्य भारत अभियान ये संबंधित हो गया साथियों विकलांगता से। किससे संबंधित हो गया? विकलांगता से। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया गया है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, आपका ऑप्शन सी है राजस्थान, या आपका ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, या आपका ऑप्शन डी है साथियों महाराष्ट्र। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, एक्स सर्विसमैन की पेंशन को दुगना कर दिया गया? तो साथियों वो क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को दुगना कर दिया गया है। थोड़ा सा जानेंगे इस पेंशन या इस सरकार, इस राज्य के विषय में, है ना। महाराष्ट्र सरकार में पेंशन कितनी? 2 गुना। महाराष्ट्र सरकार में 2 गुनी पेंशन किसकी? स्वतंत्रता सेनानियों की। किसकी? स्वतंत्रता सेनानियों की। एक्स सर्विसमैन की पेंशन दुगनी कर दी गई है। एक्स सर्विसमैन की पेंशन दुगनी कर दी है। साथियों मैं आपको बताता चलूं, जो इनकी पेंशन अभी तक आ रही थी वो 10,000 रुपये प्रति माह आ रही थी। कितने हजार रुपये? 10,000 रुपये प्रति माह। तो ये एकनाथ शिंदे जी हैं और आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन है? एकनाथ
शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ये है महाराष्ट्र के सीएम, ये है महाराष्ट्र के सीएम। कौन? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के सीएम। और एकनाथ शिंदे जी ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो अब तक 10,000 रुपए प्रति माह आ रही थी उसको बढ़ा करके 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना कर दिया गया साथियों, है ना। साथियों इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देख रहे हैं प्लीज उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी आपको आने वाली वीडियोस है मेरी करंट अफेयर की उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा और आप नोटिफिकेशन आती है वो वीडियोस देख लिया करिए। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से किस जगह शिफ्ट हो गया है? नैनीताल से किस जगह शिफ्ट हो गया है? इट्स मीन इसका मतलब यह है कि अब तक उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था, प्रत्येक राज्य अपना एक उच्च न्यायालय रखता है। एवरी स्टेट हैज इट्स हाईकोर्ट। तो उत्तराखंड का भी हाईकोर्ट था, वो किस राज्य में था? नैनीताल में। वो किस राज्य में था? नैनीताल में। अब कैबिनेट ने, जो उत्तराखंड कैबिनेट है, उत्तराखंड सरकार है, उसने अपना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल से किस जगह शिफ्ट कर दिया है? आपका ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, आपका ऑप्शन बी है देहरादून, आपका ऑप्शन सी है हल्द्वानी, या आपका ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो साथियों उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट होकर पहुंच गया है हल्द्वानी में। कहां पहुंच गया साथियों? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में। हल्द्वानी इज अ सिटी ऑफ उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक शहर है, बहुत ही शानदार शहर है। चलिए थोड़ा सा विषय में जानेंगे इसके विषय में, है ना, हाईकोर्ट के विषय में, उत्तराखंड के विषय में। ये कौन व्यक्ति हैं आप देख रहे होंगे? ये हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है ये व्यक्ति? पुष्कर सिंह धामी। बहुत ही नेक दिल व्यक्ति हैं पुष्कर सिंह धामी। किसी के व्यक्ति विषय में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं पुष्कर सिंह धामी। ये कौन है? सीएम ऑफ उत्तराखंड। कौन है साथियों? ये है सीएम ऑफ उत्तराखंड। ये है सीएम ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहां शिफ्ट हो गया साथियों? नैनीताल से शिफ्ट हो गया है हल्द्वानी में। नैनीताल से शिफ्ट हो गया है हल्द्वानी में। ये आपका प्यारा अपना उत्तराखंड है। इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर को की गई थी। 9 नवंबर 2000 को की गई थी। तो साथियों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है ना। तो 9 नवंबर 2000 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नवंबर 2000 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आने वाली जीडी परीक्षा, आने वाली यूपीएससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट परीक्षा, आने वाली हाईकोर्ट द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर की क्लर्क परीक्षा, आने वाली यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर के प्रश्न सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप देख लेना, किसी न किसी परीक्षा में आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है साथियों, उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरंभ हुआ बाजरा मिशन। कौन सा मिशन? बाजरा मिशन का आयोजन कहां किया गया? आपका ऑप्शन ए है असम, आपका ऑप्शन बी है राजस्थान, आपका ऑप्शन डी सी है पंजाब, या आपका ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों बाजरा मिशन का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है असम में। बाजरा मिशन का जो आरंभ किया गया है वो किया गया है असम में। बाजरा मिशन, कौन सा मिशन? बाजरा, है ना।
बाजरे की खेती का विस्तार करने के लिए, बाजरे की खेती का विस्तार करने के लिए वहां के सीएम ने कौन सा मिशन, कौन सी योजना प्रारंभ की है? बाजरा मिशन। बाजरा मिशन, ठीक है। राज्य में बाजरा की खेती का विस्तार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को यहां असम बाजरा मिशन की शुरुआत की। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, ये कौन है? सीएम ऑफ असम। सीएम कौन है असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, कुछ इस तरह से है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कौन है? असम के सीएम है। कौन है? असम के सीएम। बाजरा मिशन है ना, बाजरे की खेती को और अधिक विस्तार देने के लिए कौन सा मिशन? बाजरा मिशन। बात हो रही है बाजरा की, है ना, बात हो रही है बाजरा की। तो बाजरा किस फसल का, जो बस फसल के प्रकार है, वो किस फसल की एक प्रकार की खेती है? तो वो है किसकी? हम जानेंगे थोड़ा सा इस इमेज के इस साथ में, हम जानेंगे थोड़ा सा इस इमेज के साथ में। आई थिंक, मैं मानता हूं ये आपको इमेज बहुत अच्छी दिख रही होगी। ये हम पढ़ रहे हैं फसल चक्र, हम पढ़ रहे हैं फसल चक्र। तो प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है या उसका बुवाई समय क्या है? तो साथियों, जो रबी की फसल का बुवाई समय है वो अक्टूबर नवंबर में है और कटाई का समय है वो अप्रैल, मार्च अप्रैल में। और रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। गेहूं, चना, जौ, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू रबी की फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। किसकी फसल? रबी की फसल। बात करेंगे हम खरीफ की फसल की, बात करेंगे हम खरीफ की फसल। जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। जून जुलाई में बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी। किसकी फसल? खरीफ की फसल। कौन सी है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। नवंबर में काटी जाएंगी, तो यानी कि आपको अक्टूबर नवंबर में मूंगफली खाने को मिलेगी। जब अक्टूबर नवंबर में मूंगफली खाने को मिलेगी तो उसकी कटाई हुई है, कटाई हुई है अर्थात 6 महीने पहले बुवाई हुई है। मार्च अप्रैल में बुवाई हुई है और जून जुलाई में बुवाई हुई है और 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में कटाई हुई है। तो कौन सी फसल हो गई? चावल, ज्वार, बाजरा। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली किसकी फसल हो गई है? खरीफ की फसल हो गई। जायद की फसलें, जो जायद की फसलें वो मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी, जून जुलाई गर्मी के महीने में काटी जाएंगी। गर्मी के महीने में क्या खाने मिलता है हमें? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और अन्य सब्जियां। जो अन्य पानी वाली सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है, वो सब्जियां कौन सी होती हैं? जायद की सब्जियां, जायद की फसल। कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अपने सेशन को आज समाप्त कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका जो ये सेशन है, करंट अफेयर का सेशन, आपको पसंद आ रहा हो तो साथियों इसको हर रोज देखिएगा, मिस मत करिएगा। प्रश्नों की श्रृंखला 1 दिसंबर से बढ़ने जा रही है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर धन्यवाद।